एवरीवन, वेलकम टू साइंस टीचिंग। आज हम कक्षा 8वीं का अध्याय 1 पढ़ने जा रहे हैं। फसल उत्पादन एवं फसल प्रबंध। फसल का उत्पाद कैसे किया जाता है और फसल का प्रबंध कैसे किया जाता है। ग्रीष्म अवकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। अब बूझो जानना चाहता है कि उन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। जैसा कि आप पहले पढ़ भी चुके हो कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सजीव क्या होते हैं? जो जीवित है उनको क्या बोलते हैं? सजीव। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? जैसा कि आप पहले पढ़ चुके होंगे कक्षा 7वीं में, उसमें पूरी प्रोसेस थी कि भोजन हरे पौधे कैसे संश्लेषित करते हैं। तो किससे करते हैं? एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। उसकी मदद से हरे पौधे अपना खाना खुद से बना लेते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। और क्या है, मनुष्य जैसे कि हम सब और सभी जंतु अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? सोचा है क्या है? परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं और हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं, हमें क्यों आवश्यकता है भोजन ग्रहण करने की। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी सजीवों को भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। जैसे कि सभी सजीव हैं वो अपनी क्या है, लाइफ के प्रोसेस है, अपने जीवन के जो भी प्रक्रिया हैं उनको करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और एनर्जी के लिए वो खाने की आवश्यकता होती है। अब एनर्जी होगी तो क्या, पाचन जो डाइजेशन होता है खाने का वो होता है, श्वसन हम सांस ले पाते हैं एवं उत्सर्जन के संपादन में कर सकते हैं। हम अपना भोजन पौधे अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम अपना भोजन क्या है, पौधे से डायरेक्टली ले सकते हैं। पौधे से हमें फल मिल जाते हैं और सब्जियां मिल जाती हैं, बहुत सारी दालें मिल जाती हैं, अनाज मिल जाता है। और जंतुओं से ही, हम दोनों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं, ये सोचने की बात है ना। सभी सजीवों को आवश्यकता है भोजन की। और क्या है, इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ा देश है, तो इसको सभी लोगों को भोजन क्या उपलब्ध कैसे करा सकते हैं, है ना। भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। तो इसी प्रकार भोजन का सभी को जैसे भोजन मिल सके, तो उसके लिए क्या है, भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन, भोजन को बनाना आवश्यक है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। पूरी जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए क्या है, फसल का उत्पादन और उसका उचित प्रबंध, जैसे कि उसमें पानी देना, मिट्टी की देखभाल करना और सभी प्रबंध, और उसका वितरण कैसे उसे बांट सकते हैं, ये सब आवश्यक है। तो अब देख लेते हैं कृषि पद्धतियाँ। कृषि की पद्धतियाँ कैसे शुरू हुई। कृषि कैसे शुरू हुई? लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। घुमंतु का मतलब होता है कि वो एक जगह पर टिके नहीं रहते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह भोजन के लिए घूमते रहते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। एक पूरा समूह, एक पूरा ग्रुप बनाकर वो क्या है, खाने के लिए और रहने की जगह के लिए क्या है, घूमते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेतों पर चावल, गेहूँ एवं खाद्य फसलों का उत्पादित कर सके। इसी प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। क्या है, पहले वो क्या खाते थे, कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। उसके बाद क्या है, उन्होंने शिकार करना प्रारंभ किया। फिर उसके बाद खेती करना शुरू करा। खेती में उन्होंने चावल, गेहूं और अन्य खाद्य फसलें होती हैं उनका उत्पादन करना शुरू किया। इसी प्रकार क्या है, कृषि का आरंभ हो गया। जैसे जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाएं तो उसे बोलते हैं फसल। अब हम पढ़ रहे हैं ना, फसल पढ़ रहे हैं, तो हमें जानना होगा फसल क्या होता है। तो फसल क्या है, किसी भी एक प्रकार के पौधे किसी बड़े स्थान पर और बड़े पैमाने पर उगाए जाएं तो उसे क्या बोल सकते हैं, फसल। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है क्या है, एक पूरे खेत में सिर्फ गेहूं के ही पौधे उगाए जाएं तो उसको क्या बोलते हैं, फसल।
आप जानते हैं कि फसल विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। अन्न में आपके क्या आ जाएंगे, गेहूँ, चावल, जौ और क्या है, दालें हो जाती हैं। सब्जियां आपको पता है, फल जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। जिस जिस मौसम में जैसे ये फसल उगाए जाते हैं उसी के आधार पर क्या है, फसलों को वर्गीकरण किया जा सकता है, फसलों को बांटा जा सकता है। भारत, जैसा कि आप सबको पता है, भारत एक विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। क्या है, भारत एक विशाल देश है जो इसमें ताप है, गर्मी है, आर्द्रता है, मौसम में नमी है और जो वर्षा है, वो सब परिस्थितियाँ एक जगह से दूसरी जगह पर अलग अलग हो जाती हैं। जैसे एक राज्य में कुछ परिस्थितियाँ हैं, दूसरे राज्य में कुछ और होंगी। कहीं पर वर्षा ज़्यादा है तो कहीं पर गर्मी ज़्यादा है। अतः देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे कि क्या है, विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मौसम में फसलें उगाई जाती हैं। उसी के आधार पर फसलों को दो भागों में बांटा गया है। पहली है खरीफ फसल और दूसरी है रबी फसल। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। तो खरीफ की फसल को बोने के लिए वर्षा का आवश्यक होता है। वर्षा मतलब पानी की आवश्यकता होगी, नमी की आवश्यकता होती है। उसे क्या बोलते हैं, खरीफ फसल बोलते हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। तो जो वर्षा ऋतु है कब से होती है, जून से सितंबर तक। तो खरीफ की फसल कब उगाई जाती है, जून से सितंबर तक। तो इसका देख लेते हैं उदाहरण क्या क्या हो सकता है, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। ये सब क्या है, खरीफ की फसलें हैं। धान हो गया आपका, धान को उगाने के लिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, इन सब को उगाने के लिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो ये सब क्या हो गई, खरीफ फसलें। अब दूसरी है रबी फसलें। रबी फसल को शीत ऋतु में उगाया जाता है। शीत ऋतु में जो सर्दी वाली ऋतु है, तो कौन सी होती है, अक्टूबर से मार्च तक। उन फसलों को जो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं उसको बोलते हैं रबी फसल। अब उदाहरण के लिए गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी, ये सब क्या है, रबी फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। और जो कुछ सब्जियां हैं, जैसे कि दालें हो गई, कुछ सब्जियां वो ग्रीष्म में उगाई जाती हैं, उनको बोलते हैं जायद की फसल। क्या बोलते हैं, जायद की फसल। अब आधारिक फसलें पद्धतियाँ, अलग अलग फसल पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। जैसे धान की शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता, सोचा है कि धान को तो हम सर्दी वाली ऋतु में उगा सकते हैं। तो ऐसा क्यों है, धान को उगाने के लिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है और जैसे कि शीत ऋतु में क्या है, पानी कम होता है, तो इसी वजह से धान को क्या है, वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। क्या, फसल उगाने के लिए किसान को अलग अलग क्रिया करनी होती हैं जो कि एक अवधि पर ही की जा सकती हैं, एक समय के बाद की जा सकती हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे दी गई हैं, तो वो कौन कौन सी होगी कृषि पद्धतियाँ, जैसे कि किसी फसल को उगाने के लिए कौन कौन सी पद्धतियाँ जरूरी हैं, क्या क्या करना जरूरी है। तो क्या है, सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना। हम कुछ भी उगा रहे हैं, जो भी किसान है कुछ भी उगा रहा है, उसको उगाने से पहले क्या है, उसको मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद मिट्टी जब तैयार हो जाती है, मिट्टी तैयार कैसे होती है, मिट्टी को पलटा जाता है, उल्टा पलटा जाता है, मिट्टी में पोला किया जाता है, इससे क्या है, मिट्टी तैयार हो जाती है।
जाती है। उसके बाद बुआई की जाती है, क्या है, बीजों को मिट्टी में बोया जाता है, इसी को कहते हैं बुआई। उसके बाद खाद एवं उर्वरक देना। बुआई करने के बाद जो भी फसल है, जो भी आपने पौधे उगाए हैं, उनको खाद की आवश्यकता होती है और उर्वरकों की आवश्यकता होती है। उसके बाद सिंचाई की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता तो होती ही होती है, तो क्या सिंचाई करनी पड़ती है। उसके बाद खरपतवारों से सुरक्षा। जो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अनचाहे उग जाते हैं, उनको बोलते हैं खरपतवार, तो उन सब से भी सुरक्षा करनी पड़ती है। खरपतवार से सुरक्षा करने के बाद जब फसल बड़ी हो जाती है तो उसके बाद उसकी क्या है, कटाई की जाती है, और कटाई के बाद उसका भंडारण किया जाता है। जो भी आपने उगाया है, जो भी किसान ने उगाया है, उसको सुरक्षित जगह पर रख लिया जाता है, उसका भंडारण कर लिया जाता है। तो हम इनको ब्रीफली पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने में सबसे पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। कोई भी फसल उगाने के लिए सबसे पहला चरण क्या है, मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को पलटना तथा इसे पौला बनाना कृषि को अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। क्या है, मिट्टी को तैयार करने का ये सबसे पहला स्टेज है, पहला चरण है। इसको तैयार करने के लिए क्या है, मिट्टी को पलटा जाता है और इसे क्या है, पोला बनाया जाता है। पोला बनाने का मतलब है उसमें थोड़े थोड़े गड्ढे किए जाते हैं, जिससे क्या है, जो हवा है वो अच्छे से नीचे जा सके। हवा से जो नाइट्रोजन है, जो भी खनिज है, वो हवा मिट्टी में मिल सके, और जो क्या है, मिट्टी में जो पानी है वो अच्छे से सोख सके पानी के लिए। तो सबसे पहले यही सब कार्य करने के लिए मिट्टी तैयार की जाती है। इसकी जड़ें भूमि में गहराई तक जा सके। क्या है, जो पौधा है, पौधे की जड़ें भी मिट्टी में अच्छे से जा सके, इसकी वजह से उसको पोला किया जाता है। पोला मिट्टी में गहराई में धसी जड़ों को भी सरलता से शोषण कर सकती हैं। और जो पौली मिट्टी होती है उसमें अगर गहराई में जो फसलें धसी होंगी ना, जो फसल, तो वो भी अच्छे से श्वसन कर सकती है, अच्छे से श्वास ले सकती है। पौली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है, अब ये पढ़ेंगे। जैसे कि पौली मिट्टी है वो क्या है, मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। मिट्टी में रहने वाला केंचुआ आपको पता है कीट होता है, और ऐसे सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया हो गए, उनकी वृद्धि करने में सहायक करती है, उनकी ग्रोथ करने में मदद करती है। यह जीव किसानों के मित्र होते हैं। ये जीव किसानों के मित्र क्यों कहे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, किसानों के मित्र कौन से जीव हो सकते हैं, तो आप बता सकते हो ना, केंचुए और सूक्ष्म जीव। ये क्यों है, क्योंकि ये फसल को उगाने में मदद करते हैं, क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं। क्यों, केंचुआ ऊपर से नीचे जाएगा तो वो क्या है, मिट्टी को और पलट कर पोला कर देता है तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है, सोचा है, मिट्टी को पलट क्यों रहे हैं और उसे पोला क्यों कर रहे हैं। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। उनके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीव में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। जो मृत जीवों में जो पोषण हो जाते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, और जो ये पोषक हैं वो पौधों द्वारा सोख लिए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक है। को जो मिट्टी है ऊपरी परत की, उसके कुछ सेंटीमीटर ही उस पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। इसे उलटने पलटने और पोला करने में पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। जो पोषक पदार्थ हैं, जो खनिज है, जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, तो उलटने पलटने में क्या है, वो ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी वजह से क्या है, फसल उगाना क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, मिट्टी को उलटने पलटने तथा पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई। मिट्टी को जो उल्टा पलटा जाता है, पोला किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, जुताई। यहाँ पे कर देते हैं जुताई। इसे हल चलाकर करते हैं।
क्या है, जब हल चलाते हैं तो उससे क्या है, मिट्टी को उल्टा पलटा जा सकता है। हल क्या है, लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। हल क्या है, लकड़ी और लोहे का बना होता है। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई में पहले से पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। अगर मिट्टी ज़्यादा सूखी हो जाती है तो जोतने से पहले, जुताई से पहले उसे क्या करना पड़ता है, उसे गीला करना पड़ता है, उसे पानी देना पड़ता है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं, और जो जुती हुई मिट्टी है जिसको हल से जोता जाता है उसमें क्या है, मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं, मिट्टी के मोटे मोटे गोले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। तो इन्हें क्या है, तोड़ना आवश्यक है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना जरूरी होता है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है, और बीजों को बोने के लिए और सिंचाई के लिए क्या है, खेत को एक समतल करना होता है, एक समान बनाना होता है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। क्या है, जुताई करने से पहले मिट्टी को खाद दी जाती है, जिससे क्या है, मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं वो बढ़ सके। इसी वजह से क्या है, मिट्टी में खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है, और बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। और बुआई से पहले क्या, खेत में पानी दिया जाता है, जिससे जो मिट्टी है वो गीली हो सके और उसमें बुआई अच्छे से हो सके। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कृषि औजार। अब जब जुताई हो रही है तो जुताई में जो जो कृषि औजार इस्तेमाल किए गए हैं, कृषि को करने के लिए जो भी औजार इस्तेमाल किए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। मतलब भुरभुरा का मतलब यहाँ होता है उलटना पलटना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। क्या अनेक कार्यों से किया जाता, औजारों से कर सकते हैं, जैसे कि क्या हुए, हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर। ये सब क्या है, इसके प्रमुख औजार हैं। हल के बारे में पढ़ेंगे। हल क्या है, प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। जैसे कि क्या है, हल आप देख रहे होंगे, प्राचीन काल से, प्रारंभिक काल से, पुराने समय से ही हल का इस्तेमाल किया जाता है। आपने कभी अपने ग्रैंडफादर से पूछना, और ग्रैंडफादर ने क्या है, उन्होंने देखा होगा, उन्होंने की होगी, या उनके समय में, आपके फादर के समय में क्या है, पहले हल का इस्तेमाल किया जाता था। किसके लिए, जुताई के लिए, खाद उर्वरक मिलाने के लिए, खरपतवार निकालने के लिए और मिट्टी को खुरचने के लिए। जैसे कि पहले मशीनें से नहीं होती थी तो उसके लिए क्या है, हल का इस्तेमाल किया जाता था। यह औजार लकड़ी का बना होता है और इसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं की सहायता से खींचा जा सकता है। आप चित्र में देख सकते हो, ये देखिए, ये हल है, इसे क्या है, बैलों की जोड़ी की मदद से खींचा जा रहा है। और इसमें क्या है, अगर बैल नहीं है तो कुछ अन्य पशु जैसे कि घोड़े और ऊंट की सहायता से भी खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्या है, तिकोनी पत्ती है, जिसे क्या बोलते हैं, फॉल। क्या बोलते हैं इसे, फॉल। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है। जो मुख्य भाग है हल का, ये वाला, ये हल का मुख्य भाग, ये क्या है, लकड़ी का बना होता है, और इसे क्या बोलते हैं, हल सैफ्ट। ये वाला मुख्य भाग है जिस पे मैंने अभी सर्कल किया है, इसको क्या बोलते हैं, हल सैफ्ट। और ये तिकोनी पत्ती है, तिकोनी पत्ती को क्या बोलते हैं, फाल। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है। क्या है, इसके एक सिरे पर तो हैंडल होता है और दूसरा सिरा जोत है, जो जोतने वाले पशु हैं उनसे जुड़ा होता है। जैसे इसमें देखो, ये जोतने वाले पशु हैं, इनके सिर से जुड़ा हुआ है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आप चित्र में भी देख रहे हो, एक जोड़ी बैल है और एक आदमी इसे आसानी से इसके क्या खेत की जुताई कर रहा है। आजकल लोहे की हल तेजी से देसी लकड़ी की हल की जगह ले रहे हैं। जो लोहे के हल थे वो क्या है, देसी लकड़ी की
जो हल हैं पहले क्या थे, देसी लकड़ी के हल हुआ करते थे, आजकल उनकी जगह क्या आ रहे हैं, लोहे के हल हो गए हैं। इसके बाद देखिए कुदाली। कुदाली एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। क्या है, खरपतवार जो कुदाली है उसका उपयोग किया जाता है खरपतवार निकालने के लिए जो फसल के साथ उग जाती है और मिट्टी को पोला करने के लिए। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट होती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये क्या है, कुदाली। ये देखिए जो ब्लेड की तरह, क्या है, ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। देखिए कुदाली में ये लंबी क्या है, छड़ होती है, एक मुड़ी हुई प्लेट होती है। यहाँ से इसे पकड़ कर क्या है, इसे अंदर की तरफ मिट्टी में डालते हैं। तो क्या है, जो अगर ये मिट्टी में डलेगा तो क्या है, मिट्टी पोली हो जाती है। तो ये क्या है, कुदाली। अब इसके बाद कल्टीवेटर। आजकल जुताई क्या है, ट्रैक्टर द्वारा संचालित की जाती है और जो ट्रैक्टरों द्वारा जुताई की जा रही है उसके क्या बोलते हैं, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर आप इधर देख रहे हो, ट्रैक्टर में ये पीछे लगा हुआ है, ये क्या है, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। जैसा कि कल्टीवेटर क्या है, ट्रैक्टर में लगाया हुआ है, ट्रैक्टर क्या है, मशीन है, जल्दी चल जाएगा, तो श्रम मेहनत कम लगेगी और समय भी कम लगेगा, तो इन दोनों की बचत हो जाती है। अब इसके बाद है बुआई। हमने पहला क्या पढ़ा था, मिट्टी को तैयार करना। दूसरा चरण है इसका बुआई, ये इसका दूसरा चरण है। तो बुआई क्या है, फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। जब बीज बो रहे हैं सबसे पहले जान लेते हैं बुआई होती क्या है। बीजों को बोना क्या कहलाता है, बुआई। तो बीजों को अगर बो रहे हैं तो उनकी गुणवत्ता जाननी होती है कि वो बीज अच्छी गुणवत्ता है, वो हेल्दी है या नहीं है, तो ये जानना होता है। ऐसे बीजों को जानने के चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। जो बीज अधिक फसल दे, जो अधिक उपज दे, उसको प्राथमिकता देंगे, उसे सबसे पहले चुनेंगे। तो बीजों का चयन कैसे करते हैं, देखिए इधर क्या है, पहेली कुछ कह रही है, देखते हैं क्या कह रही है। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। पहले की माँ है वो क्या है, कुछ बीजों को पानी में डाल रही हैं, तो उसमें से कुछ बीज तो पानी में नीचे जम गए हैं और कुछ बीज पानी के ऊपर तैर रहे हैं। तो क्या है, उसे वह सोच रही है कि ये ऐसा क्यों हुआ। जानिए क्यों हुआ। जब एक बीकर में लेकर इसे पानी में आधा भरिए, उसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए, कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। ऐसा करने पर जो भारी बीज हैं जिनके अंदर गुणवत्ता है वो क्या है, अंदर पानी में डूब जाते हैं, और जो बीज हल्के हैं अंदर से पोले हैं वो क्या है, पानी में तैरने लगेंगे। जो बीज पानी में तैर रहे हैं वो उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। तो किसान है वो किस बीज का सबसे पहले चयन करेगा, जो पानी के अंदर डूब गए हैं। अब देखिए क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वो हल्के हैं या भारी हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं, अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। जो बीज क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जो बीज खराब हो जाते हैं, वो क्या है, अंदर से खोखले हो जाएंगे, जिसके कारण अगर अंदर से खोखला हो गया तो वो क्या है, हल्का भी हो जाएगा, तो उसी कारण वो जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीज को क्या है, क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजार के बारे में जानना आवश्यक है।
बुआई करने से पहले जो बीज बोने के औजार हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो परंपरागत औजार के बारे में जानते हैं। परंपरागत औजार मतलब होता है ऐसे औजार जिनका पहले इस्तेमाल किया जाता था, प्राचीन काल में इस्तेमाल किया जाता था। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कीप की आकार का होता था। देखो आप चित्र में भी दिख रहा है ना, ये क्या है, कीप बनी हुई है यहाँ पर ये। तो ये क्या है, पहले बुआई के लिए ऐसा औजार होता था। बीजों को कीप में अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये इसमें क्या है, ये किसान है जो बीज को मिट्टी में डाल रहा है, बीज को कीप में डाल रहा है यहाँ से, और ये नुकीला सिरा है, ये क्या है, मिट्टी को भेदकर बीज को अंदर डाल रहा है। उसके बाद था सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या है, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। आजकल क्या है, जो ट्रैक्टरों में से लगे होते हैं, जैसे इधर दिखाया हुआ है, देखो ये वाला, ये क्या है, सीड ड्रिल। तो आजकल इसका इस्तेमाल किया जा रहा है बुआई करने के लिए, बीजों को बोने के लिए। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी होती है। क्या है, ये अलग अलग, यहाँ पर ये एक नुकीला कोना बना हुआ है, दूसरा ये बना हुआ, तीसरा, चौथा, ये सब क्या है, अलग अलग एक समान दूरी पर बने होते हैं। ऐसा क्यों होता है, जिससे एक समान दूरी पर बीज बो सकें। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाएं, और ये क्या है, बीजों को मिट्टी से ढक भी देते हैं। इसीलिए बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने के समय एक श्रम दोनों को ही बचत हो जाती है। क्या है, अगर सीड ड्रिल से किया जा रहा है, ट्रैक्टर के इस्तेमाल से किया जा रहा है, मशीन है, तो क्या है, समय और मेहनत दोनों की ही बचत हो जाती है। मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला है। पौधशाला होती है नर्सरी। मैंने देखा है कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। ये इस प्रकार क्यों रखे हुए हैं, दान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौधे तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर दिया जाता है। कुछ वन्य पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। क्या है, पौधशाला में क्या है, बीजों को उगाकर उनको पॉलीथीन में रख दिया जाता है। उसको क्या है, फिर उन पौधों को खेतों में उगा दिया जाता है। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों की उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पौधे को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अगर एक समान दूरी पर नहीं होंगे तो क्या है, उसमें क्या है, सूर्य का प्रकाश नहीं लगेगा, पोषक नहीं मिल पाएगा और जल भी नहीं मिल पाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं, एक आप क्लास में बैठे हो, उस क्लास में एक साथ बहुत सारे बच्चों को अंदर डाल दिया जाए तो क्या है, पंखे की हवा नहीं लगेगी, बैठने के लिए सीट नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगेगी। तो उसी प्रकार क्या है, पौधों को अगर एक साथ डाल दिया जाए तो उनको जो बढ़ने के लिए सूर्य का प्रकाश है, पोषक हैं और जल है, वो अच्छे से नहीं मिलता है। तो अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है। खाद एवं उर्वरक मिलाना। अब मिट्टी के बाद मिट्टी पे हो गई, अब क्या है, बुआई भी हो गई, उसके बाद क्या है, खाद एवं उर्वरक मिलाना।